नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के गद्य खंड का पाठ बड़े भाई साहब पढ़ेंगे, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। गद्य खंड का मतलब जिसमें कहानियाँ तथा नाटक होते हैं, और पद्य खंड का मतलब होता है कि जिसमें दोहे तथा कविताएं होती हैं। बच्चों, घर में जो छोटा होता है तो उसको हर चीज़ के लिए रोक दिया जाता है कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, और उसको लगता है कि काश मैं बड़ा होता तो मैं सब काम कर सकता। लेकिन इस भुलावे में मत रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। आपने देखा होगा कि जो बड़ा होता है, घर में जो लड़का बड़ा होता है, तो उसको बचपन से ही कहा जाता है कि तू बड़ा हो गया है, तुझे समझदार बनना चाहिए। छोटा भाई क्या सीखेगा तुझसे? घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं, जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा भाई एक और है, जिनका नाम प्रेमचंद जी हैं, जो इस कहानी के लेखक हैं। अब जो उनके बड़े भाई साहब हैं, वे उनसे उम्र में केवल कुछ साल बड़े हैं, लेकिन सारे घर वाले उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। अपेक्षाएं मतलब उम्मीदें, आशाएं रखना। वे अपने बड़े बेटे से आशाएं रखते थे कि वे अपने छोटे भाई के लिए एक आदर्श बने। बड़ा भाई बचपन में ही बड़ा हो जाता है, और जो छोटा भाई होता है वो बड़े होकर भी बड़ा नहीं बनता है। हमेशा उसको कहा जाता है कि वो तुझसे छोटा है और तू उससे बड़ा है, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। वह जो कुछ भी करें, वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। तिरोहित हो जाना माने छिप जाता है। बेचारे बचपना अपना जी ही नहीं पाते। चलिए अब पाठ बड़े भाई साहब शुरू करते हैं। पाठ में लेखक जी कहते हैं, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। तालीम का मतलब होता है शिक्षा, पढ़ाई करना। वे इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान भवन या महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, मतलब एक ही क्लास में फेल हो जाते थे और दोबारा फिर उसी क्लास में पढ़ते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने? कहते अगर बुनियाद पक्की नहीं होगी तो जो मकान बनेगा वो मजबूत कैसे बनेगा? तो इसलिए कहते थे कि एक ही क्लास में 2-2 साल मैं रुकूंगा, तभी तो अच्छी बुनियाद बनेगी और फिर मैं कामयाब हो पाऊंगा। लेखक जी कहते हैं, मैं छोटा था और वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और उनकी उम्र 14 साल की थी। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। तंबीह मतलब होता है डांटने डपटने का अधिकार था, और कहते थे निगरानी करने का भी उनको पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं, मतलब कि जो कुछ वो बोले या कहे तो मैं उसको चुपचाप मानूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मतलब पढ़ते रहते थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता और न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। इबारत का मतलब होता है लेख। अब वह लेख क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा होता है स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त, राधे श्याम,
1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। सोचा क्या पता कुछ इसका मतलब हो और मैं पूछूंगा तो मुझे डांट पड़ जाएगी। जमात मतलब कक्षा। अब लेखक जी कहते हैं कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। जी का मतलब होता है कि मन। तो कहते हैं मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। जैसे बच्चे करते हैं ना, जो गेट होता है उसको कभी आगे पीछे करके उसको गाड़ी जैसा मोटर कार बना के घुमाते रहते हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। मतलब वे बहुत ज़्यादा डर जाते थे। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मतलब सिर्फ उनके सामने चुप रहता था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। मतलब मैं पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर लेता था और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। मतलब उनके जो भाई साहब थे उनको शांत करने का इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं था। इसीलिए जो लेखक थे वो मौन रहते थे, चुप रहते थे। अब लेखक के भाई साहब कहते कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ का मतलब होता है अक्षर। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो पढ़े पढ़ ले, ऐसा नहीं। एरा गेरा नथु कैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? अब लेखक कहते हैं, मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। लताड़ मतलब जो उन्होंने डांटा। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। मतलब वो उपदेश बहुत अच्छा देते थे, बहुत बातें सुनाते थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। मतलब इतनी ज़्यादा बातें सुनाते थे कि जो लेखक थे उनकी हिम्मत ही टूट जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। अब सोचते जो काम मेरे बूते के बाहर है, मतलब जो मेरे बस के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं।
मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा पक्का करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। अब सोचते, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती, मतलब खेल कूद के लिए उसमें कोई टाइम ही नहीं मिल पाता था। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुँह हाथ धो, फिर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, फिर 9 से 9:30 तक इतिहास की पढ़ाई, फिर भोजन और फिर स्कूल। और 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर तथा आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। विविध विषय मतलब बहुत सारे विषयों की पढ़ाई करना। मगर टाइम टेबल बनाना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। अब सिर्फ टाइम टेबल बना के तो कुछ होने वाला है नहीं, उस पर काम भी करना पड़ेगा। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है, मतलब पहले दिन से ही वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। मतलब ये चीज़ें जब भी घर में रहता, पढ़ना बैठता, तो तब ये सारी चीज़ें याद आ जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता और फिर जो पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाया वो सब भूल जाता था। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, किसी को भी वो याद ही नहीं रखता था फिर जब खेलने जाता था। और भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता और फिर भाई साहब, जो उनके भाई साहब थे, फिर उनकी नसीहत उनको मिलने लग जाती, फजीहत मिलने लग जाती, मतलब उनकी जो सलाह होती और जो डांट डपट होती फिर वो उनको मिलने लग जाती। मैं उनके साये से भागता, जहाँ भी भाई होते तो वहाँ से वो भाग जाते थे। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, मतलब ज़्यादातर ये सोचता था कि जहाँ भाई होंगे तो उनके सामने जाऊंगा ही नहीं। कमरे में इस तरह दबे दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो, चुपके चुपके आता। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले, मतलब जैसे भाई ने उनको देखा तो कहते मैं बहुत डर जाता था। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, मतलब ऐसे लगता कि कोई मेरे सिर पर तलवार लेकर खड़ा हो रखा है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। जब मौत भी आती है फिर भी लोग अपने लोगों से प्यार करते हैं, तो कहते हैं उसी तरह से मैं भी फटकार खा के, मतलब डांट खा के, घुड़कियाँ खा कर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। तिरस्कार मतलब उसको त्याग नहीं सकता था। तो कहते मुझे अपने खेल से इतना प्यार था।